हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप सबके पेपर आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं पेपर क्लियर करने के लिए, और अगर अच्छे मन से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर श्योर आप लोग अपना पेपर भी क्लियर कर लोगे। बहुत मन लगा के पढ़ो ताकि आप लोग अपना पेपर जल्दी से क्लियर करो और अगले लेवल पे चले जाओ। जो लोग ए ग्रुप दे रहे हैं, जो बच्चे ए ग्रुप दे रहे हैं, उनको वो क्या करेंगे, फिर दूसरे ग्रुप की तैयारी करेंगे। और जो बच्चे दोनों ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हैं वो अपने जल्दी से दोनों ग्रुप क्लियर करो ताकि वो किस स्टेज पे पहुंच सके, फाइनल की स्टेज पे पहुंच सके। बहुत अच्छा टाइम है तैयारी करने के लिए, बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है आप लोगों के साथ। फटाफट से सब कुछ अच्छे से रिवीजन करो, टाइमली रिवीजन कंप्लीट करो, एक प्लान बनाओ, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हारे पेपर पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो मैं कौन हूँ, मेरा नाम है गौतम गोयल और मैं सीए इंटर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। सीए इंटर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका पेपर नंबर 3 होता है, पेपर नंबर 3। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, मैं आप लोग ऑब्वियसली आप लोगों का पेपर आ रहे हैं, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ लाया हूँ। क्या है वो चीज़? पास्ट ईयर एनालिसिस। जितने पेपर जो हर सब्जेक्ट से पास्ट ईयर्स में क्या क्या कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं और इस साल के इस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का आने की उम्मीद है। और मैं क्या लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या होता है? एबीसी एनालिसिस ना आपके चैप्टर्स का लेवल सेट करता है कि किस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर की कम इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर की उससे कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं तुमसे अगर जेन्युइनली बताऊं तो तुम्हें कोर्स की कवरेज 100% करनी चाहिए। कोर्स की कवरेज 100% करोगे तभी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। कोर्स अगर कोई एक चैप्टर भी छोड़ गए और अगर उसी चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का आ गया तो तुम वहाँ पे क्या हो जाओगे, घबरा जाओगे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि तुम 100% कोर्स की कवरेज करो। 100% क्या रखो अपने कोर्स की कवरेज, कोई भी चैप्टर मत छोड़ो। तो सर एबीसी एनालिसिस क्यों? एबीसी एनालिसिस एक्चुअली में क्या होता है, एबीसी एनालिसिस तुम्हें 1.5 दिन में हेल्प करता है। 1.5 दिन का मतलब क्या हुआ, जब तुम 1.5 दिन की प्रिपरेशन करने चलोगे ना तो तुम उसमें अपना एबीसी एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, बट वो भी ऐसा कंपलसरी नहीं है, तुम जैसे चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। एबीसी एनालिसिस में हम पास्ट ईयर को देखते हुए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट लगता है। बट ये कोई रूल नहीं है। हो सकता है जिसको मैं सी एनालिसिस में सी में दे रहा हूँ, हो सकता है आईसीआई सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में से पूछ ले, हो सकता है जो ए में है वो क्या हो, ज़्यादा आए ही ना। तो अगर मैं बात करूँ आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं, क्या कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं? मैं कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा स्ट्रिक्टली नो। मेरा ये मानना है कि 15 चैप्टर से आपके स्टडी मेट के हिसाब से ये जो मैंने एबीसी एनालिसिस बनाया है ये बिल्कुल आपके स्टडी मेट के हिसाब से बनाया है, कोई किसी ऑथर की बुक का नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मेट, स्ट्रिक्टली जो आईसीआई हमारा स्टडी मेट देता है उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसका ये एबीसी एनालिसिस बनाया है। इसमें जो चैप्टर की लिस्टिंग करी है वो बिल्कुल एबीसी एनालिसिस के जो स्टडी मेट के हिसाब से ही करी है, ठीक है। तो आप पूछोगे कि सर कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर चैप्टर अपनी क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। एक तो चैप्टर होंगे जो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा कम टाइम इन्वेस्ट करो तो चल जाएगा, बट छोड़ने को तो मैं फिर भी उनको भी सजेस्ट नहीं करूँगा। बस एबीसी एनालिसिस ये बताता है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि एबीसी एनालिसिस का मतलब ये है कि आप सी वाले चैप्टर को छोड़ जाओ, सी वाले चैप्टर को छोड़ जाओ। तो इससे पहले जब मैं एबीसी एनालिसिस शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। जब आप क्या कर रहे हो रिवीजन, तो कुछ चीज़ों का ना ध्यान रखो, कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, तो वो डेफिनेटली तुम्हें आगे जाके क्या करेगी, बेनिफिट देगी। तो एबीसी एनालिसिस अपने क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई करो, एबीसी एनालिसिस अपने क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई करो। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है जब भी तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, जब भी तुम क्वेश्चंस की क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस। लेट से तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो जब भी तुम इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम क्या करो, इन क्वेश्चंस को लेवल देना शुरू करो, या तो ए लेवल या बी लेवल या फिर सी लेवल। सर क्या मतलब हुआ? मान लो जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहा हूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ अच्छा दिखा, पेपर लेवल का क्वेश्चन लगा, काफ़ी जगहों पे इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिखे। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को तो मुझे दोबारा हाथ से करना ही पड़ेगा, तो मैं इस क्वेश्चन के आगे मार्क कर दूंगा ए।
मैं इस क्वेश्चन के आगे क्या मार्क कर दूंगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 जब मैंने सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 जब मैंने सोल्व किया तो मुझे लगा कि ये ओके ओके है, ना इसको मैंने दोबारा हाथ से सोल्व करने की जरूरत और ना ही इसको बिल्कुल स्किप कर सकता। ओके ओके है, एवरेज लेवल है, मतलब एक बार अगर ऊपर ऊपर से देख लूंगा ना तो भी मुझे क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो फिर मैं इसको मार्क कर दूंगा बी, इसको क्या नंबर लेवल दे दूंगा, बी। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने पे मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको तो मुझे दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो मुझे अच्छे से समझ आ ही गया है, इसमें मुझे बिल्कुल भी दोबारा अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इस क्वेश्चन को तभी मार्क कर दो सी। सर इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये होगा कि जब तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 दिन होगा। सर कौन सा 1.5 दिन, लॉ का पेपर देने आने के बाद, पेपर नंबर 2 जो तुम्हारा लॉ का पेपर है वो जब तुम दे के आओगे, उसके देने आने के बाद तुम्हारे पास कोस्ट का पेपर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन है। 6 तारीख को तुम्हारा लॉ का पेपर है और 8 तारीख को तुम्हारा क्या है, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। तो 6 तारीख की शाम को तो तुम्हारा पेपर खत्म होता है, 6 तारीख की शाम को खत्म होता है और 2 तारीख को दोपहर में तुम्हारा 8 तारीख को तुम्हारी दोपहर में क्या हो जाएगा, 2 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारे पास मोटा मोटा कितना दिन है, 1.5 दिन है। तुम्हारे पास कितने दिन है, 1.5 दिन। अब इस 1.5 दिन की प्लानिंग डिसाइड करती है कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आने वाले हैं, तुम्हारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। अगर तुमने अपने 1.5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो उस 1.5 दिन में अगर तुमने अच्छे से यूटिलाइज किया तो तुम अच्छे से क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे। बट अगर तुम वहां पे 1.5 दिन खराब कर गए, 1.5 दिन खराब कर लिए तो उसके बाद फिर तुम्हारे पेपर में क्या हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हमें उस 1.5 दिन को क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो जब तुम उस 1.5 दिन की प्रैक्टिस करोगे, जब तुम उस 1.5 दिन में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, अगर तुमने ऐसे मार्किंग की हुई है, अगर तुमने ये ABC मार्क किया हुआ है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें किस क्वेश्चन को हाथ से करके देखना है। जिस क्वेश्चन के आगे तुमने A लिखा है उस 1.5 दिन में उस क्वेश्चन को दोबारा से अपने हाथ से लिख के करो ताकि वो क्वेश्चन पक्का हो जाए। बी वालों को ऊपर ऊपर से नजर मार लो, जहां पे तुमने सोल्व किया है बस सॉल्यूशन देख लो कि कहां पे क्या किया है, और सी वालों को तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारे 1.5 दिन में सारे के सारे चैप्टर की कवरेज पूरी हो जाएगी, 1.5 दिन में सारे के सारे चैप्टर की कवरेज पूरी हो जाएगी। वरना क्या होगा, अगर तुम उस 1.5 दिन में सारे क्वेश्चन को फिर से हाथ से करने लग गए तो कुछ फायदा नहीं होगा, 1-2 चैप्टर पे ही अटके रह जाओगे। इसीलिए ये अपना सिस्टम अप्लाई करो, ABC मार्क करना शुरू करो। ए वालों को दोबारा से हाथ से करके देखना, बी वालों को बिल्कुल दोबारा हाथ से मत करना, बस ऊपर ऊपर से नजर मार लेना, और सी वालों को तो बिल्कुल ही स्किप कर सकते हो। जिससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितने क्वेश्चन दोबारा करने हैं, कितने क्वेश्चन तुम्हें देखने हैं ऊपर से, और कितने क्वेश्चन तुम स्किप कर सकते हो। अकॉर्डिंगली तुम अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे, अकॉर्डिंगली तुम अपने टाइम को क्या कर पाओगे, मैनेज। तो हर चैप्टर की जिस भी बुक को तुम यूज कर रहे हो, जिस भी क्वेश्चनेयर को तुम यूज कर रहे हो, जिस भी टीचर से तुम क्वेश्चनेयर कर रहे हो, उस क्वेश्चनेयर में जिस भी क्वेश्चन को कर रहे हो ABC ऐसे अपने हिसाब से जो तुम्हें लगता है अपने हिसाब से उसको मार्क करो, अपने हिसाब से उसको क्या करो, मार्क करो। तुम्हारे लिए ही वो क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ABC मार्क करो और उसके बाद कोई भी चैप्टर स्किप तो करना ही मत, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने पास्ट ईयर एनालिसिस के बेसिस पे। पास्ट ईयर एनालिसिस की बात करूं तो पहला चैप्टर तुम्हारा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से तुम्हारी बेसिकली मैक्सिमम थ्योरी ही थ्योरी आती है। इस चैप्टर में से तुम्हारी क्या होती है, थ्योरी ही थ्योरी आती है। तो अगर मैं 2018 की बात करूं तो 8 नंबर की थ्योरी आई है, 2019 में मई की बात करूं तो 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, और उसके बाद फिर 5 नंबर, उसके बाद कितना, 5 नंबर। तो सर कितने ईयर्स का आपने एनालिसिस लिया है, कितने अटेम्प्ट्स का? मैंने 10 अटेम्प्ट्स का क्या लिया है, एनालिसिस लिया है। तुम गिनोगे तो तुम्हें 10 अटेम्प्ट्स दिख जाएंगे, 1 2 2018 के मई नवंबर, 2019 के मई नवंबर, 4 2020 का सिर्फ नवंबर। क्यों सर 2020 में मई क्यों नहीं लिया? अगर आप लोगों को पता है 2020 में मई में क्या आ गया था, कोविड, जिसकी वजह से मई का पेपर कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से मई का पेपर क्या हुआ था, कैंसिल। तो उस केस में हमने क्या किया था, मई का पेपर हुआ ही नहीं था, सिर्फ क्या हुआ था, नवंबर। फिर 2021 में मैंने जनवरी जुलाई और दिसंबर लिया है। सर यहाँ पे जनवरी कैसे आया, पेपर तो मई और नवंबर में होते हैं।
बिल्कुल मई और नवंबर में होते हैं, बट ये कोविड पीरियड था, यहाँ पे जुलाई में पोस्टपोन्ड हो गए थे और नवंबर वाले दिसंबर में पोस्टपोन्ड हो गए थे। तो सर जनवरी, ये जो नवंबर था ना, यहाँ पे कुछ बच्चों के पास ऑप्शन था कि वो ऑप्ट आउट करके पेपर किस में दे सकते हैं, जनवरी में दे सकते हैं। तो 2021 में 3 बार पेपर लिए गए थे, 2021 में 3 बार पेपर हुए थे, जनवरी में, फिर जुलाई में, फिर दिसंबर में। और मैंने लिया है 2022 का मई और 2022 का नवंबर। तो ये 10 अटेम्प्ट्स को मैंने कंसीडर करते हुए पास्ट ईयर एनालिसिस देखा है और फिर उनका मैंने क्या बनाया है, एवरेज। एवरेज तुम सबको पता है, सबके टोटल के मार्क्स और उसको 10 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये बेसिकली क्या होता है, एवरेज होता है। और मैं इसके साथ साथ तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, एक्सपेक्टेशन भी बताने वाला हूँ। मैं इसके साथ साथ तुम्हें क्या बताऊंगा, एक्सपेक्टेशन, कि इस बार चैप्टर से कितने मार्क्स आने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर जो मेरा थ्योरी चैप्टर है, पहला चैप्टर जो मेरा थ्योरी चैप्टर है, सिर्फ अब तक 5-10 सालों में 2 बार ऐसा हुआ है कि इससे कोई भी क्वेश्चन ना आया हो, वरना हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन दिखता है 5 से 10 नंबर का। तो मेरी इस बार एक्सपेक्टेशन है कि मुझे लगता है कि इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन तो आ सकता है, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन तो आ सकता है। और जनरली थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाता है। जनरली जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाता है। तो मैंने बी में क्यों रखा है, क्योंकि जनरली कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ना थ्योरी को छोड़ के जाते हैं, सोचते हैं कि ऑप्शन में छोड़ देंगे, थ्योरी को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन तुम लोगों को मिलता ही है, 6 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी होता है। तो तुम सोचते हो कि एक क्वेश्चन चॉइस में आएगा, उसमें हम थ्योरी को छोड़ देंगे, इसीलिए मैंने इसको क्या रखा है, बी में। बट मैं बी का मतलब ये नहीं है कि छोड़ के जाना, करना जरूर, बट पहले बाकी चैप्टर्स पे क्या रखना, अपना फोकस रखना, पहले बाकी चैप्टर्स पे फोकस रखना, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैं बात करूं मटेरियल कॉस्टिंग 18 10 10 10 10 10 10 10 10 हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 10 नंबर का ये आता ही आता है। हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का। सर थ्योरी आती है या प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है और प्रैक्टिकल भी आता है। सर क्या कोई ऐसा चैप्टर है जिससे थ्योरी ना आती हो? अगर मैं 5-10 अटेम्प्ट की बात करूं तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें से एक भी बार थ्योरी ना पूछी गई हो। तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें सारा का सारा सिर्फ प्रैक्टिकल हो। कभी हर चैप्टर से कभी ना कभी तो थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थ्योरी पूछी गई है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थ्योरी पूछी गई है। हर चैप्टर से कभी ना कभी तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्टिंग से इस बार भी मुझे उम्मीद है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मटेरियल कॉस्टिंग से भी उम्मीद है मुझे 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा सर हम क्या इसे बना ले साथ साथ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बनाने की, कोई जरूरत नहीं है इसको उतारने की रजिस्टर पे। ये एज इट इज पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, और उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो आपको ये उतारने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको समझो, देखो ध्यान से, और बस इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। रजिस्टर पे नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ इसकी आपको अवेलेबल हो जाएगी, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। आपको प्रिंट करवाना है तो आप अपने पास से प्रिंट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मटेरियल कॉस्टिंग में मुझे लगता है कि इस बार कितने मार्क्स की आने की उम्मीद है, 10 मार्क्स। और इंट्रोडक्शन से भी कितने मार्क्स की आने की उम्मीद है, 10 मार्क्स की आने की उम्मीद रखता हूँ। एम्प्लॉय कॉस्टिंग 15 से लेके 5 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर और फिर 6 नंबर, मतलब 5 से लेके 15 मार्क्स तक का कवरेज रख चुका है। 5 से लेके 10 मार्क्स तक का कवरेज ये रख चुका है। तो सर इस बार कितनी उम्मीद है? मुझे लगता है इस बार इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आने की उम्मीद है, 5 नंबर से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो सर आप 5 नंबर के क्वेश्चन को ए कैटेगरी में क्यों रख रहे हो? क्योंकि सर इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर छोटा सा चैप्टर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, उसको करके तुम्हें 5 नंबर मिल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। और ए में क्यों रख रहा हूँ? ऑप्शन में हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि जनरली लेबर कोस्ट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? कंपलसरी वाला होता है। अगर कंपलसरी में आ गया तो तुम क्या नहीं है, तुम्हारे पास उसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको क्या रखा है, ए में रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 5 नंबर का आएगा। और मटेरियल को भी मैंने किस में रखा हुआ है? ए कैटेगरी में। मटेरियल तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ के जाना ही मत। तो इसमें क्या आ जाती है? थ्योरी भी आ सकती है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है। सर प्रैक्टिकल में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्या? हाँ, मटेरियल के अंदर अगर तुम्हें याद हो वो ईओक्यू निकालना,
स्टॉक लेवल्स निकालना, जहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सब चीज़ें निकालने को मांगता है, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल। मुझे लगता है उससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस है, उससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ चांसेस है, मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रहा। श्योरिटी तो एक्चुअली कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, ताकि तुम अपने पढ़ाई को उस अकॉर्डिंग प्लान कर सको। तो इसीलिए फिक्स नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि वो क्या आ जाएगा, लेवल वाले में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एम्प्लॉय में 5 नंबर पे, सर एम्प्लॉय में किस पे पूछा जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्लक्स रेट या जो टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट है, मुझे ऐसा लगता है कि उस पे से ज़्यादा पूछने के चांसेस है। उसके बाद हालसे और रोवान वाले में से पूछने के चांसेस है। तो पहला चांस किसका है? टर्नओवर रेट्स का, ठीक है ना। और हो सकता है एम्प्लॉय में से थ्योरी भी आ जाए, तो इसमें से थ्योरी भी आ सकती है और प्रैक्टिकल भी आ सकता है। सर थ्योरी में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? बिल्कुल, थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेबर टर्नओवर रेट के अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल रीजंस बताओ। लेबर टर्नओवर रेट्स के अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल रीजंस बताओ। ये एक थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ICAI पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें से थ्योरी और प्रैक्टिकल, मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ कि मैं अभी एक एक दो टॉपिक बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन्हीं टॉपिक्स को बस करके जाओ, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मेथड। पहले मई 18 में ये कभी भी नहीं आया, बट उसके बाद हर साल 5 से 10 नंबर का आया ही है। हर साल वो कितने नंबर का रहा है? 5 से 10 नंबर का रहा है। और अभी लास्ट अटेम्प्ट की बात करें तो उसमें तो क्या आया था? 15 नंबर का आया था। तो इसको भी मैंने किस में रखा है? A कैटेगरी में। तो सर कितने मार्क्स की आने की उम्मीद है? मुझे लगता है इस चैप्टर से 10 मार्क्स की आने की उम्मीद है। इस चैप्टर से कितने मार्क्स की आने की उम्मीद है? 10। कौन सा टॉपिक? मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी के आने के हैं। ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी। फिर उसके बाद है तुम्हारा वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर हम बात करें, बहुत आसान चैप्टर है और हर अटेम्प्ट में 10-10 नंबर का पूछा जाता है। हर अटेम्प्ट में कितने नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का। ये भी हमारी किस कैटेगरी में फॉल करता है? A कैटेगरी में। तो ये भी कितने नंबर के आने की उम्मीद है मेरी? 10 नंबर के आने की उम्मीद है। तो इस चैप्टर से भी कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। हर एक चैप्टर पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकते हैं। हर एक चैप्टर पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में भी मैं उम्मीद करता हूँ 10 मार्क्स का आ सकता है। हो सकता है 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही आ जाए, या हो सकता है 10 मार्क्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों डाल दें, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट हमारा है कोस्ट शीट। कोस्ट शीट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमारा वो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्ट शीट का। तो कितने नंबर का आ सकता है? 10-10-10, 15-10-10-10-10-10-10। हर साल कितने का आया है? 10-10 नंबर का। तो इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन कवरेज में रखेगा। अगर 10 नंबर का आया तो तुमसे सिर्फ और सिर्फ कोस्ट शीट मांग लेगा या फिर रिकंसिलिएशन मांग लेगा। और अगर 15 नंबर में आया तो पहले तुम्हें बोलेगा कोस्ट शीट बनाओ और फिर बोलेगा उसका रिकंसिलिएशन भी बना के दो। रिकंसिलिएशन आई होप सबको पता होगा, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम क्या करते थे? रिकंसिलिएशन करते थे दोनों के प्रॉफिट्स का। तो उसकी आने की उम्मीद भी ज़्यादा है। तो ये चैप्टर भी 10 से 15 नंबर का कवरेज रख सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 0, 10, 5, 5, 10। तो ये भी चैप्टर 5 से 10 नंबर का हमारे आने की उम्मीद रखता है। तो इस बार मुझे लगता है इस चैप्टर में से जस्ट एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है? 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्या होता था इसमें? वो कंट्रोल अकाउंट्स बनाने हमने सीखे थे। कंट्रोल अकाउंट्स बनाने हमने सीखे हैं, तो उसी के ऊपर आने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी, मैंने इसको नीचे वाले पे लिख दिया। ये किसका था? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का। ये कितने मार्क्स का आ सकता है? 5 नंबर का। यूनिट एंड बैच कोस्टिंग की अगर हम बात करें, यूनिट एंड बैच कोस्टिंग ये ना जनरली अभी तक ज़्यादा नहीं आया। 0 नंबर का आया, फिर 10 का आया, फिर 0, फिर 0, फिर 10, फिर 5, फिर 10, फिर 5, और फिर दोनों बार क्या नहीं आया? ये पेपर में नहीं आया। फिर कितने नंबर का आया? 5 नंबर का। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बार ये पेपर में नहीं आएगा। और अगर आया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग की। ये चैप्टर भी हमारे पेपर में 15, 5, 10, 5, 5, 0, 5, 10, 10 और 10।
तो ये चैप्टर भी हमारा 5 नंबर से लेके 15 नंबर तक की वेटेज रख चुका है। ये चैप्टर भी हमारा 5 नंबर से लेके 15 नंबर तक की वेटेज रख चुका है। तो इस चैप्टर को मैंने किस में रखा है? ए कैटेगरी में। इस चैप्टर को मैंने किस में रखा है? ए कैटेगरी में। ठीक है, ये हमारा किस में है? ए कैटेगरी में। तो ये मेरा क्या है? 5 से 10 नंबर की आने की उम्मीद है मुझे इसकी। 5 से 10 नंबर, ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं कि 10 नंबर तक की कवरेज रख लेगा। ज़्यादा चांसेस इसमें 10 नंबर की कवरेज होगी। और क्या आएगा 10 नंबर में? 2 साल का अकाउंट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना मांग लेंगे। पहली प्रायोरिटी क्या है मेरी? जिसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा, 2 या 2 से ज़्यादा साल का, 2 या 3 साल का अकाउंट मांगेंगे। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट, सब कुछ मांग लेंगे तुमसे। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी क्या है? इसकी प्रायोरिटी है। उसके बाद मैं बात करूं प्रोसेस की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेरी उम्मीद है कि ये 10 नंबर का इस बार भी तुम्हारे में क्या होगा? मांगा जाएगा। 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, फिर 5, फिर 10, फिर 5, फिर 10, और लास्ट में भी कितने नंबर का आया है? ये 10 नंबर का। तो हर साल ये 5 से 10 नंबर का आ ही रहा है, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आ जाएगा। और इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो मेरी है, जिसमें हम वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते हैं, जहाँ पे कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट भी होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें से उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी टॉपिक्स को छोड़ जाओ, बाकी टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से कवर करके जाना। फिर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स से मुझे लगता है 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। 5 नंबर का आया है, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का भी आ चुका है, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, और फिर से क्या आया था? ये 5 नंबर का आया था। तो जनरली मुझे लगता है कि 5 नंबर से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है इसके अंदर। तो जॉइंट एंड प्रोडक्ट्स में कितना कर लेना? 5 नंबर का। सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग से मुझे लगता है कि ये 10 मार्क्स तक की वेटेज रखेगा। सर्विस कॉस्टिंग से मुझे लगता है ये 10 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है। कितने का चुका है? 10 का। एक बारी तो ये 20 का भी आ चुका है, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 10 का, फिर 5 का, और लास्ट में इस पिछले अटेम्प्ट में तो ये आया ही नहीं था। तो ऑन एन एवरेज ये कितने का आता है? 10 नंबर का आता है। और मुझे लगता है कि इस बार भी कितने का आएगा? 10 नंबर के आने की उम्मीद ज़्यादा है। और इसमें इस बार मुझे लगता है कि या तो टैक्सी वाला पूछेगा, मतलब ट्रांसपोर्ट वाला, या एक होटल वाले में से केस में से ये पूछ सकता है। तो इन दोनों में से, होटल या हॉस्पिटल, बात एक ही है, होटल या हॉस्पिटल दोनों में से किसी में भी से पूछ लेगा, या फिर टैक्सी वाला पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को तो मैं बोलूँगा ही नहीं कि छोड़ के जाओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पेपर में पक्का आता ही आता है। इसका क्वेश्चन तो तुम्हें 100% दिखेगा ही दिखेगा। 5 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 10, 10, 10, 15, 10, और फिर लास्ट में भी 10। और मुझे इस बार भी उम्मीद है कि ये 10 नंबर का तो मिनिमम पूछा जाएगा। हो सकता है कि ये कितने नंबर का पूछा जाए? 15 नंबर का भी पूछा जाए। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अपना बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूलों को समझ लो, फॉर्मूलेज को समझ लिया तो उसके बाद कुछ भी उसमें नहीं बचा। क्या आने की उम्मीद है? मुझे लगता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस आने की उम्मीद ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे लगता है मटेरियल और लेबर आने के चांसेस है, और थर्ड नंबर पे सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंसेस की तो बहुत कम उम्मीद है। सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंसेस की तो बहुत ही कम उम्मीद है। तो सबसे ज़्यादा अपना फोकस रखना किस पे? फिक्स्ड और वेरिएबल पे, बट बाकियों पे भी फोकस रखना, बाकियों को छोड़ना मत, ठीक है ना। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से बहुत ही इजी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। कितने नंबर का? 10 से 15 नंबर का। कितने मार्क्स का आने की उम्मीद है? 10 से 15 नंबर का, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग 15, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 10, 10, फिर से कितने का आ गया? 15 का आ गया। तो इस बार मुझे कितने की उम्मीद है? ये 10 नंबर के आने की उम्मीद है। मुझे लगता है ये इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। मार्जिनल कॉस्टिंग पे इसमें कितना आएगा? 10 नंबर से आएगा, जिसमें ज़्यादातर आने की उम्मीद है ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब निकालना पूछेगा। ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब निकालना तुमसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है? बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इसमें हमें क्या करने होते हैं? वेरियस बजट्स बनाने होते हैं। इसमें हमें वेरियस बजट्स बनाने होते हैं। कितने के आने की उम्मीद है? 5 से 10 नंबर की आने की इसकी उम्मीद है। 5 से 10 नंबर की आने की इसकी उम्मीद है। तो 5 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बजटरी कंट्रोल 5 नंबर में आया तो सिर्फ तुमसे क्या पूछेंगे? थ्योरी, और थ्योरी में भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जीरो बेस्ड बजटिंग का, जीरो बेस्ड बजटिंग। इस पे थ्योरी पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। और 10 नंबर में एक क्या आ सकता है? प्रैक्टिकल। 10 नंबर में प्रैक्टिकल आ सकता है, जिसमें क्या
प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन या फिर सेल्स बजट पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेनली मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन या फिर सेल्स या फिर यूसेज, मतलब हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन, यूसेज या फिर सेल, इनमें से हमसे क्या पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर एबीसी एनालिसिस क्या कहता है, एबीसी एनालिसिस ये कहता है कि अपने बजटरी कंट्रोल को और मार्जिनल कॉस्टिंग को ए में रखो, बजटरी कंट्रोल को और मार्जिनल कॉस्टिंग को किस में रखो, ए में, इनको तो पहले कर ही लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को रखा है बी में। सर आपने तो बोला था इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट मैंने सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बोला है। कुछ बच्चे ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से घबरा जाते हैं, इसके अंदर एक तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो कुछ बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को घबरा जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से घबरा गया ना, तो वो उसको पहले मत उठाना, उसको थोड़ा सा बाद में उठाना, ताकि तुमने जो आता है वो तो अच्छे से कर लो। बट ट्रस्ट मी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ भी घबराने का नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ भी घबराने जैसा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट को, ये सर्विस कॉस्टिंग को, इसको भी मैंने किस में रखा है, बी में रखा है। क्यों सर, क्योंकि ये चैप्टर ना इतना ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब तुम अगर बाद में टाइम कम भी हुआ ना, तो तुम इसको ऊपर से देख के जाओगे तो तुम इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। फिर आता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स को मैंने बी में क्यों रखा है, क्योंकि ए प्रोसेस कॉस्टिंग से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से आने के चांसेस कम रहते हैं। तो बी में रखा है प्रोसेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट को, और प्रोसेस कॉस्टिंग को मैंने किस में रखा है, ए में। प्रोसेस कॉस्टिंग से आने के चांसेस ज़्यादा है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट से आने के चांसेस कम है, ठीक है ना। जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग को मैंने किस में रखा है, ए में, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन मैं इससे उम्मीद करता हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन इससे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यूनिट बेस्ड कोस्टिंग को मैंने सी में रखा है, इकलौता ऐसा चैप्टर कोस्ट के अंदर जिसको मैं बोलता हूँ सी में। क्यों, क्योंकि इससे मुझे लगता है पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता, मुझे लगता है क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ के जाना, ऊपर से देख के जरूर जाना, ताकि अगर क्वेश्चन बाय चांस आ गया तो तुम क्या कर सको, इसको अटेम्प्ट कर सको, बट करके जरूर जाना। सारे क्वेश्चन हाथ से मत करना, देख ज्यादा लेना ऊपर से, बट करना जरूर, बट क्या करना, जरूर करना, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या, जिसमें इंटीग्रल अकाउंटिंग बी में रखा है, क्योंकि 5 नंबर की आने की उम्मीद है, 5 नंबर की आने की उम्मीद है, तो हम इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कॉस्ट शीट हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, ओवरहेड्स हो गया, मटेरियल और लेबर, इन सबको मैंने ए में रखा है, क्योंकि ये सब चैप्टर्स पक्का आएंगे, और मैक्सिमम चैप्टर्स क्वेश्चन नंबर 1 में ही आ जाएंगे, जो कि तुम्हारा मैंडेटरी वाला होता है। अगर मैंडेटरी में आ गए ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है छोड़ने का, तो इसीलिए मैंने इन सबको किस में रखा है, ए में रखा है। और ये फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी, इसीलिए मैंने इसको क्या रखा है, बी में रखा है। तो आई होप तुम इस एबीसी एनालिसिस से तुम्हें कोई फायदा हो, एबीसी एनालिसिस से तुम्हें कोई फायदा होगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा एबीसी एनालिसिस काम आया। तो मैं चाहता हूँ कि इस एबीसी एनालिसिस को फॉलो करके तैयारी करो, बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम कोई भी चैप्टर को छोड़ के जाओ, चैप्टर सारे कंप्लीट करो, बट उसको बस एक फ्लो में कंप्लीट करो, उसको एक फ्लो में कंप्लीट करो, ठीक है। आई होप कि ये एबीसी एनालिसिस तुम्हें कुछ फायदा करेगा, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट्स है तो तुम मुझे चैट में लिख के, मुझे मेरे नंबर पे लिख के पूछ सकते हो, सर आपके बारे में बता दो। मेरा नाम है गौतम गोयल, और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7503744413। तुम क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने कॉल किया और बाय चांस मैंने कॉल पिक नहीं किया, तो तुम मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली उस पर क्या कर दूंगा, रिवर्ट कर दूंगा। तो कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी इस पूरे चैप्टर, पूरे कोर्स में, कॉस्टिंग के कोई भी सब्जेक्ट में, कॉस्टिंग के कोई भी चैप्टर में कोई डाउट है, तो तुम मुझे बेझिझक मैसेज, कॉल कुछ भी करके पूछ लेना, मैं डेफिनेटली तुम्हें उसका सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें अपने पेपर पास करने हैं, हमें अपने पेपर के, अपने रिजल्ट पे पास क्लियर लिखा दिखना है, हमें अपने पेपर के रिजल्ट पे क्या देखना है, पास देखना है, ताकि हम अगले लेवल पे जा सके, हम अपने अगले लेवल पे जा सकें। तो इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े कर लो, बस अपने आप से इतना कह देना कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, मैंने अपना सबसे बेस्ट दिया, मैंने अपने बेस्ट एफर्ट दिए, उसके बाद तो जो किस्मत, लेकिन तुम अपने एफर्ट सबसे बेस्ट दो, बेस्ट एफर्ट दोगे तो तुम्हें अपने ऊपर गिल्ट नहीं रहेगा। वरना कल को अगर रिजल्ट भगवान ना करे नेगेटिव आया, तो तुम्हें खुद पे गिल्ट रहेगा कि यार काश थोड़ा सा और एफर्ट कर लेता, काश थोड़े से और एफर्ट्स कर लेना। तो तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए। पेपर दे के आओ तो तुम ये बोलो कि मैं अपना सबसे बेस्ट करके आया हूँ, जितना मैं बेस्ट कर सकता था
मैंने 1% भी मार्जिन नहीं छोड़ा। तो अपना बेस्ट दो, बेस्ट से बेस्ट दो, सारा अपनी पूरी तैयारी करो, पेपर आने वाले हैं, बाकी चीज़ों से ध्यान हटाओ, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको छोड़ दो, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, टीवी, ये सब बंद कर दो। अब सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान रखो, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो। सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, हमें पढ़ाई पे। जो भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें हैं उनको अवॉइड करो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इन सबको हटा दो। सिर्फ कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम्हें यही करना है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यही करना है। तो इसीलिए अभी अपना ध्यान पूरा और पूरा किस पे रखो, पढ़ाई पे रखो। कोई भी डाउट हो तुम मुझसे पूछो, बेझिझक पूछो, हमारा ये एनालिसिस तुम्हें काम आएगा। अगर काम आता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ABC एनालिसिस और पास्ट ईयर एनालिसिस मैंने तुम्हें एक ही शीट में बना के दे दिया। इसका फिर से बता रहा हूँ, इस ये PDF तुम्हें टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, और वो टेलीग्राम का ग्रुप, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। कोई भी डाउट हो मुझे मेरे नंबर पे रीच आउट कर सकते हो। गौतम गोयल नाम है मेरा, 7503744413। इस नंबर पे तुम मुझे आराम से रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, सर मुझे जनरली ना बच्चों से मैसेज आते हैं, कि सर जो हमें वो 1.5 दिन मिलता है उसमें कैसे प्रिपरेशन करें। समझ नहीं आता कि उसमें कैसे प्रिपरेशन करें कि हमारा पूरा कोर्स कवरेज हो जाए। जो हमें 1.5 दिन मिलता है लॉ के पेपर के बाद और कोस्ट के पेपर से पहले, तो उस पेपर में 1.5 दिन में कैसे प्रिपरेशन करें वो नहीं समझ आती। तो टेंशन मत लेना, मैं एक और वीडियो बना के डालने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं तुमसे डिस्कस करूँगा 1.5 डे स्ट्रैटेजी, 1.5 डे स्ट्रैटेजी, जो उस 1.5 दिन में तुम्हें पढ़ना है, कैसे उस 1.5 दिन में पढ़ना है, ताकि तुम्हारा सारा का सारा कोर्स कवरेज हो जाए टाइमली। सारा का सारा कोर्स तुम रिवाइज कर लो टाइमली मैनर पे, और कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, कोई भी दिक्कत ना बचे, ठीक है ना। क्लियर है। मटेरियल इस टाइम पे चेंज मत करना। जिस मटेरियल से तुम कर रहे हो ना, उसी मटेरियल को फॉलो करते रहो। इस टाइम पे मटेरियल स्विच मत करना, क्योंकि नया मटेरियल बहुत दिक्कत क्रिएट कर देगा। इसीलिए जो मटेरियल कर रहे हो उसी मटेरियल को फॉलो करते रहो, ठीक है ना। उस मटेरियल से ही तुम आराम से क्लियर कर जाओगे। बस ध्यान रखना, ICAI का स्टडी मटेरियल, ICAI का स्टडी मटेरियल, ICAI के मॉक टेस्ट पेपर, ICAI की रिवीजन टेस्ट पेपर जिसको हम RTPs बोलते हैं, और ICAI के पास्ट ईयर क्वेश्चन, इनको जरूर कवर करना। स्टडी मटेरियल पूरा कवर करना, मॉक टेस्ट पेपर जरूर कवर करना, और RTPs जरूर करना, और पास्ट ईयर पेपर जरूर करना। इतना तुमने कर लिया तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर तुमने इतना अच्छे से कर लिया और ऐसे ही फॉलो करते चले, मन लगा के पढ़ाई करी, तो कहीं से भी तुम्हारे 80 से कम तो नहीं आएंगे। बहुत आराम से क्या होंगे, 80 से ऊपर चले जाएंगे। सर क्या इसमें कोस्टिंग में 80 आते हैं? बिल्कुल, कोस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्त, इसमें तो 80 छोड़ो 90, 95, 100 भी ला सकते हो। बस तुम्हें क्या देना होगा, डेडिकेशन, सिंसेरिटी, और अपनी मन लगा के पढ़ाई करो, सारे टॉपिक्स को कवर करो, बिल्कुल मत छोड़ो कुछ भी, पूरा एफर्ट डालो। एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तुम अपने बस एफर्ट डालते रहो, जाओ, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हें अपने एफर्ट्स करने हैं, एफर्ट्स करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मुझे तुम्हें अपनी वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि हर कोई इस वीडियो का ABC एनालिसिस का बेनिफिट उठा सके। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और कोई डाउट है तो कमेंट में या फिर मुझे नंबर पे ज़रूर पूछो, मैं उसका डेफिनेटली रिवर्ट दूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, पास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तुम्हें किसके साथ, 1.5 घंटे की स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।